बाथरूम का दरवाजा खुलता है और राहुल बाहर आता है। राहुल पूजा को देखकर चुपचाप आकर अपने बेड पर सो जाता है। उसे सोता देख अपने मुंह पर हाथ रख पूजा खुद को रोने से रोकती है, पर उसकी कोशिश एकदम बेकार हो जाती है। वही राहुल पूजा की रोने की आवाज़ सुनकर बेचैन हो जाता है। राहुल को समझ नहीं आ रहा है कि पूजा को क्या हो रहा है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपनी जगह से उठकर पूजा के पास जाता है। उसकी नज़र फिर उसके चेहरे पर टिक जाती है। पूजा सोफे के कोने में दुबकी सो रही थी। ये देख राहुल को बुरा लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़े पेपर्स पर जाती है। राहुल जल्दी से उठाकर उन्हें चेक करता है। पेपर्स काफ़ी जगह से गीले थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि पूजा के आंसुओं के कारण हुआ था। राहुल पेज पलटता है और देखता है पूजा ने उस पर साइन कर दिया था। यह देख राहुल को न जाने अच्छा क्यों नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो उसी का फैसला था। राहुल पेपर का वो सेक्शन खोलता है जहाँ पूजा को पैसों की रकम भरनी थी। वो कॉलम ब्लैंक देखकर राहुल ठहर सा जाता है। वो पूजा को कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? इतना बड़ा मौका बस तुमने गवा दिया। राहुल ने आज तक इतनी सारी लड़कियां देखी थी जो पैसों के लिए उसके साथ सोने को भी तैयार रहती थी। कोई लड़की अगर उसके पास आई है तो सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन पूजा ने पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और इतनी आसानी से उन पेपर को साइन कर दिया। राहुल अपने ख्यालों में गुम था। तभी उसकी नज़र पूजा पर जाती है, जो शायद ठंड की वजह से खुद में सिमटी जा रही थी। ये देख राहुल जल्दी से बेड से ब्लैंकेट और पिलो लेकर आता है। जैसे ही राहुल उसे कंबल उड़ाने लगता है, पूजा उसकी बाजू पकड़कर उससे लिपट कर सो जाती है। पूजा सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि राहुल उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। उसे ये भी नहीं पता चला कि कब वो उसके देखते देखते उसके बगल में सो गया। राहुल और पूजा एक दूसरे के आगोश में बेफिक्र होकर सो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे एक मजबूरी का बना रिश्ता उन्हें करीब लाने की तैयारी में था। सुबह के 6 बज रहे थे। राहुल और पूजा एक दूसरे से लिपट के आराम से सो रहे थे। वैसे राहुल की नींद तो काफ़ी कच्ची हुआ करती थी और वक्त से पहले उठने की उसकी आदत थी, लेकिन आज उसे वक्त का कुछ होश नहीं था। वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद ऐसी मीठी नींद सो रहा था। राहुल उठता है। उसकी नज़र खुद बे खुद अपनी बाहों में सुकून से सो रही पूजा पर चली जाती है। अपने आसपास एक बार नज़र घुमाता है। वो पूजा के साथ सोफे पर एक ही ब्लैंकेट ओढ़े सो रहा था। वो झट से अपना एक हाथ उसकी कमर से हटाता है, लेकिन तभी पूजा नींद में राहुल को कसकर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से राहुल हिल तक नहीं पाता। पूजा की इस हरकत पर राहुल उसे गुस्से की एक नज़र देखता है, लेकिन नींद में सोई हुई पूजा को देखकर उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। उसका हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। अपनी उंगली से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसे प्यार से देखने लगता है। राहुल को न जाने पूजा को ऐसे देखकर सुकून क्यों महसूस हो रहा था, लेकिन राहुल की छुअन का एहसास होते ही पूजा अपनी आंखें अचानक खोल लेती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। उनमें एक अलग ही कशिश थी, जिसकी वजह से वो उस पल में ही कहीं खो गए। पूजा और राहुल एक दूसरे में डूबे हुए थे। तभी पूजा को होश आता है और वो हड़बड़ाते हुए बैठ जाती है। उसके हड़बड़ाने की वजह से उसका सिर राहुल से टकरा जाता है। पूजा अपनी पलकें झुकाकर सहमी हुई आवाज में कहती है, सॉरी, सॉरी जी, सॉरी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। राहुल अपना सिर झटकते हुए उठने लगता है, लेकिन तभी पूजा तुरंत उसकी शर्ट पकड़कर उसे रोकते हुए अपने पास वापस बैठा लेती है। पूजा के ऐसे खींचने से राहुल की शर्ट के बटन टूटते हुए जमीन पर बिखर जाते हैं। राहुल के 8 पैक एब्स दिखने लगते हैं। ये देखकर राहुल अपनी आंखें मीचते हुए गुस्से में कहता है, ये क्या हरकत है? पूजा उसके ऐसे चिल्लाने से और भी ज्यादा सहम जाती है। तो तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहती है, सॉरी, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा मंगलसूत्र आपकी शर्ट में फंसा हुआ है। अगर आप ऐसे उठते तो वो टूट जाता। इतना बोल पूजा राहुल के सीने के करीब बैठकर अपना मंगलसूत्र छुड़ाने लगती है। ये सब राहुल को नई फीलिंग में डुबा रहा था, जिससे वो आज तक अनजान बैठा था। पूजा अपना मंगलसूत्र निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिनको वो परेशान होकर पीछे हटा रही थी। पूजा को इतने करीब देख राहुल की चिड़चिड़ाहट एक पल में गायब हो गई। वो अपना हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके बालों को पीछे हटाने वाला था, तभी पूजा मंगलसूत्र छुड़ा लेती है और एक बार फिर उसका सर राहुल के सर से टकरा जाता है। पूजा वापस से सॉरी बोलने वाली थी, लेकिन तभी राहुल गुस्से में सोफे से उठकर वॉशरूम चला जाता है। पूजा उसे ताकती रह जाती है। फिर वो अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, क्या कर रही है पूजा? तू तो पागलों जैसा बिहेव कर रही है। शादी के पहले दिन की शुरुआत ही ऐसे अजीब तरीके से हुई। पूरा साल कैसे काटेगी इसके साथ? न जाने आगे क्या क्या होना बाकी है। फिर वो अपने पास ब्लैंकेट को देखकर सोचते हुए कहती है, ये कहाँ से आया और ये आदमी मेरे इतने करीब क्यों था? कहीं इसने नींद में मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की ना? अरे नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। देखा नहीं कल अकड़ू राय चौहान ने क्या कहा था
मेरे लिए शादी कोई मायने नहीं रखती। तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, लेकिन मेरी वाइफ बनने की कोशिश मत करना। अगर उसके लिए शादी कोई मायने नहीं रखती तो मैं क्यों सोचूं? मुझे भी कोई मतलब नहीं है इस आदमी से। ऐसे ही पूजा खुद से बड़बड़ाती है। तभी राहुल वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है और बिना पूजा को देखे चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। पूजा अपनी नजरें कमरे के चारों तरफ दौड़ाते हुए एक ठंडी आह भरती है। दूसरी तरफ चौहान विला के बैक एरिया में एक बड़ा सा जिम बना हुआ है, जहाँ हर तरह की मशीन रखी है। रेहान और तविश और अभय एक्सरसाइज कर रहे हैं। शौर्य मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को अलग अलग पोज में निहार रहा था। रेहान उसके मजे लेते हुए कहता है, शौर्य ब्रो, 15 मिनट वर्कआउट से आपके एब्स बढ़ नहीं जाएंगे? ये बोलकर वो तविश को ताली देता है। शौर्य उसे घूरते हुए कहता है, मुझे पता है, मैं तो बस देख रहा था कहीं अपने यार की शादी की खुशी में वजन तो नहीं बढ़ गया। ये बोलकर वो टॉवल से पसीने पोंछता है। तभी तविश कहता है, वैसे आज राहुल भाई कहाँ रह गए? वो तो वक्त से पहले चलने वाले इंसान है। उसकी बात सुनकर शौर्य शरारती मुस्कान से कहता है, अरे छोटे, आज से पहले उसकी शादी नहीं हुई थी ना, इसीलिए सारा वक्त उसका हुआ करता था, लेकिन अब तो कोई आ गई है। तीनों हंसने लगते हैं। तभी जिम का डोर खुलता है और राहुल अंदर आता है। उसे देखकर सबके चेहरों पर शरारती मुस्कान आ जाती है। राहुल बिना किसी के चेहरे पर ध्यान दिए अपना वर्कआउट शुरू कर देता है। शौर्य सबको आंख मारकर राहुल के पास चला जाता है। वो राहुल के ट्रेडमिल पर अपना हाथ टिकाकर कहता है, और भाई, आज तुम्हारी घड़ी बंद हो गई थी क्या, या कल रात को नींद अच्छी आई? राहुल उसकी बात को इग्नोर कर देता है। ये सुन राहुल के मन में पूजा का सुबह वाला चेहरा याद आता है और वो कहीं खो जाता है। तो शौर्य उसके कंधे को अपने कंधे से हिट करते हुए कहता है, क्या भाई, कहाँ खो गए? भाभी के ख्यालों में खोए हो? राहुल शौर्य की ऐसी बेतुकी बातें सुन सुनकर पक चुका था। वो गुस्से में अपना जबड़ा भींचते हुए कहता है, अगर अब तुम में से किसी ने एक वर्ड भी कहा तो मैं तुम सबको घर से बाहर फिकवा दूंगा। ये सुनकर सब अपने कदम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने सोए हुए शेर को छेड़ा तो ये सच में ऐसा कर सकता है। इसीलिए सब वापस अपने वर्कआउट में लग गए। जिम के बाद राहुल वापस अपने कमरे में आता है। वो देखता है पूजा ने अब तक शादी का जोड़ा पहना हुआ है। पूजा राहुल को कुछ कहने को होती है, पर राहुल उसे इग्नोर करके वॉशरूम में घुस जाता है। 15 मिनट के बाद जब राहुल वापस बाहर निकलता है तो फॉर्मल ऑफिस वेयर में पूजा उसे देखती रह जाती है। ब्लू कलर का बॉडी फिटेड सूट और उसके फीचर्स काफी निखर रहे थे। राहुल जानबूझकर उसकी प्रेजेंस को इग्नोर करता है ताकि उनके बीच सुबह वाली सिचुएशन ना हो। वो अपने बाल ठीक करते हुए मिरर में पूजा को एक अक्स देख रहा था, क्योंकि उसकी नजर न चाहते हुए भी पूजा से नहीं हट रही थी। तभी किसी ने कमरे का दरवाजा नॉक किया। राहुल अंदर आने को कहता है तो एक नौकर अपने हाथ में एक शॉपिंग बैग लेकर अंदर आ जाता है। वो राहुल और पूजा को ग्रीट करता है। राहुल को देखकर कहता है, सर, दादाजी ने छोटी मैडम के लिए कपड़े भिजवाए हैं। ये बोल वो पैकेट आगे करता है और कहता है, सर, आपको दादाजी अपने कमरे में बुला रहे हैं। राहुल उसे बैग टेबल पर रखने का इशारा कर उसे जाने को कहता है। फिर पूजा को उस पैकेट को उठाने का इशारा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। पूजा पैकेट को लेकर वॉशरूम चली जाती है। जब उसे खोल के देखती है तो हैरान हो गई। उसमें एक लाल रंग की साड़ी जिसमें बहुत खूबसूरत जड़ाऊ का काम किया है। दिखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही भारी। ये देखकर पूजा मुश्किल में पड़ जाती है। हल्की फुल्की साड़ी पहनने वाली पूजा भारी साड़ी को संभालना नहीं जानती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। पूजा एक ठंडी आह भरते हुए और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार साड़ी पहन लेती है। साड़ी पहनना पूजा के लिए जंग लड़ने से कम नहीं था। साड़ी के साथ एक कुंदन का हार था जो कि बहुत खूबसूरत था। पूजा गले में कुंदन के हार के साथ मंगलसूत्र पहन लेती है और अपने लंबे घने बाल खोल लेती है। चेहरे पर मेकअप ना होते हुए भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। खुद को मिरर में देखने पर एक पल के लिए पूजा को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी। बस एक ही कमी थी, सिंदूर। वो उसके पास नहीं था। राहुल दादाजी के कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। दादाजी उसे अंदर आने को कहते हैं। उनके इशारे पर राहुल सोफे पर बैठ जाता है। दिग्विजय जी अपनी कड़क आवाज में राहुल को देखते हुए कहते हैं, तो आपने क्या सोचा है? राहुल बिना किसी लाग लपेट के सीधे लफ्ज में कहता है, शादी करवाना आपका फैसला था, जो मैंने कर ली। अब इसे मानना या ना मानना मुझ पर है। मेरा फैसला ये है कि आप भले ही उसे अपनी बहू मान ले, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी का अधिकार कभी नहीं दूंगा। इसके लिए आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। आपकी चाहत थी मेरी शादी, जो मैंने पूरा किया। इसके आगे आप मुझसे उम्मीद न रखें तो बेहतर होगा दादाजी। राहुल के इस फैसले के बारे में दिग्विजय जी पहले से अनजान नहीं थे। आखिरकार उन्होंने अपने पोते को बचपन से पाला है। उनकी शिक्षा और गुण उसके अंदर थे, इसलिए वो बिल्कुल शांत रहे। दादाजी शांत लहजे में राहुल से कहते हैं, तुमने अब तक मुझसे पूछा नहीं, आखिर मैंने इसी लड़के को तुम्हारे लिए क्यों चुना?
तुम तो उस दिव्यांका से शादी करना चाहते थे। ये सवाल तो राहुल के मन में कई बार आया था, लेकिन अपने दादाजी के फैसले पर आज तक उसने सवाल नहीं किया था, इसलिए उसने ये बात बिना आपत्ति के मान ली थी। और वैसे भी राहुल ये शादी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा था, और दिव्यांका को चुनना उसके 2 साल पहले की गई गलती की भरपाई करने के लिए था। राहुल अपने दादाजी की आंखों में देखकर कहता है, जरूरत नहीं है। राहुल का जवाब सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, जरूरत तो है लेकिन वक्त नहीं। जब वक्त आएगा तो तुम्हें खुद मैं उस राज से रूबरू करवाऊंगा। दिग्विजय जी राहुल को कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे उनका पोता ऐसे तो उनकी बात मानने से रहा, इसलिए उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। दादाजी के हुक्म पर सब बाहर आ जाते हैं। राहुल, रेहान, तविश, अभय, शौर्य और एक कोने में आकाश भी था। तविश, अभय, शौर्य सब चौहान मैंसन में अधिकतर रहा करते थे, क्योंकि दादाजी उन्हें भी अपने पोते जैसा मानते थे। वहीं अभय और तविश के डैड और स्टेप मॉम थे। उनके दादाजी दिग्विजय के एक अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन बीमारी की वजह से वो जल्दी गुजर गए। अभय को अपने डैड से कोई मतलब नहीं था और न ही उनकी दौलत से, इसलिए उसने खुद का 7 स्टार होटल का एम्पायर खड़ा किया था। तविश कभी कभार गोयल हाउस चला जाता है, लेकिन उसे भी कुछ खास मतलब नहीं रहता था, इसलिए दिग्विजय जी उसे भी अपने घर ले आए थे। सब हॉल में बैठे थे, तभी सबको पायल की आवाज़ सुनाई देती है। ये उनके घर में 25 साल बाद हो रहा था जब किसी की पायल की आवाज़ आ रही थी। सबकी नज़र खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ चली जाती है। वहाँ पूजा साड़ी को संभालती हुई ध्यान से नीचे उतर रही थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सब लोग उसे देखते रह गए, और राहुल की तो उसे देख सच में सांस ही अटक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये पहली बार था कि किसी लड़की की खूबसूरती उसे इस तरह कायल कर रही थी। वो बिना अपनी पलक झपकाए एकटक बस उसे देख रहा था। शौर्य ने राहुल का ये रिएक्शन देख धीरे से उसके कान में कहा, भाभी बहुत सुंदर लग रही है ना। राहुल ने भी खोए हुए अंदाज में सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देख शौर्य को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन राहुल को जल्दी अपनी बात का एहसास हुआ। उसने शौर्य को एक तीखी नज़र से देखा और फिर अपना फ़ोन निकालकर उसमें कुछ करने का नाटक करने लगा, लेकिन न चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार पूजा पर जा रही थी। वहीं पूजा ने जब अपने सामने सारे मेल मेंबर्स को खुद को ऐसे देखते पाया तो वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगी। वो अपनी साड़ी ठीक करते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तभी दिग्विजय जी ने पूजा को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए कहा, बहू इधर आओ मेरे पास। पूजा भी उनकी बात सुनकर धीरे से सिर हिलाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। वो सबसे पहले उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वह अपने आसपास एक नज़र दौड़ाते हुए सबको देखती है। वो वहाँ दिग्विजय जी और राहुल के सिवा शायद ही किसी को जानती थी। दादाजी पूजा की तरफ देखकर अपनी रौबदार आवाज़ में कहते हैं, तुम अब तक अपने परिवार से नहीं मिली ना, आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। वो सबसे पहले सोफे पर बैठे एक शांत आदमी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये है आकाश राय चौहान, तुम्हारे ससुर और राहुल के पिता। दादाजी की बात सुनकर पूजा उनकी तरफ बढ़ती है और झुककर उनके पैर छू लेती है। जब से पूजा वहाँ आई थी, आकाश उसे अपनी पारीखी नज़रों से देख रहे थे। उन्हें पूजा में अपनी कौशल्या की छवि दिख रही थी। वैसे ही सादगी और मासूमियत से भरा चेहरा, होठों पर मन मोह लेने वाली मुस्कान, ये सब उन्हें आज अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ अपने आप पूजा के सिर पर आ गया। ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान थे। आकाश ने शायद ही इन 25 सालों में किसी के सिर पर अपना हाथ फेरा हो, वो भी इतने प्यार से। यह हक तो उन्होंने अपने बेटों तक को नहीं दिया था। पूजा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन्हें एक नज़र देखती है और फिर दादाजी के पास वापस आ जाती है। आकाश की आंखें नम थी। दादाजी एक प्राउड स्माइल के साथ कहते हैं, आओ बाकी लोगों से मिलते हैं। ये है रेहान राय चौहान, राहुल का छोटा भाई। दादाजी बस इतना कहते हैं कि रेहान एक्साइट होकर पूजा को साइड अप करते हुए कहता है, वेलकम भाभी, मैं आपका प्यारा दुलारा नटखट सा देवर। रेहान को देखकर पूजा मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहती है, लेकिन किसी की नज़र थी जो काफ़ी जानलेवा तरीके से रेहान के हाथ को देख रही थी। रेहान अपनी बातों में मगन पूजा को अपने बारे में बता रहा था, जिसे वो मुस्कुराते हुए सुन रही थी। राहुल का ये लुक शौर्य और अभय ने देख लिया था, जिसके बाद रेहान के आने वाले कल के बारे में सोचकर वो दोनों अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी तविश भी आगे आकर पूजा से हाथ मिलाता है। ये देखकर राहुल गुस्से में उठता है और पूजा और रेहान को घूरते हुए दादाजी के पास आकर कहता है, मेरी मीटिंग है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादाजी कुछ कह पाते या रोक पाते, उससे पहले ही राहुल तेजी से बाहर निकल जाता है। पूजा राहुल को जाते हुए देखकर सोचती है, अब इसे क्या हुआ,
ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था? बड़ा अजीब है ये। पूजा तो उसके लुक को भाप नहीं पाई, लेकिन रेहान अपने भाई के हर लुक से वाकिफ था, इसलिए वो बोली सूरत बनाते हुए शौर्य और अभय से पूछता है, क्या मैंने अभी कुछ गलत किया? भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? रेहान के ऐसे पूछने पर शौर्य की हंसी छूट जाती है। वो आगे बढ़ रेहान के गालों को जोर से पिंच करते हुए कहता है, अरे अरे, जैसे कि तू राहुल को जानता ही नहीं है। जो चीज़ उसकी है उसे कोई दूसरा आंख उठाकर भी देखे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने तो। इतना बोलते बोलते शौर्य पूजा की ओर इशारा करता है, जो उसे ही देखकर उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। शौर्य आगे बढ़कर पूजा के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय, वैसे तो आपको मेरा नाम बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हूँ इतना पॉपुलर, पर यहाँ मैं एज ए सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि अपने जिगरी दोस्त के यहाँ आया हूँ, यानी आपके पति के बचपन का साथी शौर्य मित्तल। वेलकम होम भाभी। पूजा भी खुशी खुशी हाथ मिला लेती है। अभय भी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। सबका नेचर पूजा की तरफ सॉफ्ट और जोली था, बस राहुल को छोड़कर। पूजा सबको देखकर सोचती है, क्या सच में ये अकड़ू राय चौहान का परिवार है? इस परिवार से तो वो कहीं मैच नहीं होता। दादाजी सबके शॉर्ट इंट्रो के बाद पूजा को कुछ मीठा बनाने को बोलते हैं और एक नौकर के साथ उसे किचन में भेज देते हैं। पूजा अपनी भारी भरकम साड़ी को संभालते हुए किचन में जाती है। किचन को देखकर उसे काफ़ी हैरानी होती है। किचन बहुत बड़ा और सुंदर था। एक मिडिल क्लास फैमिली से आई पूजा के लिए ये एक सपने जैसा था, लेकिन एक और बात थी जिसे देखकर वो अब थोड़ा वियर्ड फील कर रही थी। क्या होगा इनकी ऐसी मजबूरी में की शादी का नतीजा? क्या चल रहा है राहुल के दिमाग में, जो उसने ऐसी शर्त रखी पूजा के सामने? राहुल के मना करने के बाद भी पूजा कैसे बनाएगी उसके दिल में जगह? क्या चल रहा है दादाजी के दिमाग में? आखिर क्या वजह थी कि दादाजी ने ये शादी करवाई, और ऐसा क्या था जिसे देखकर पूजा वियर्ड फील कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी हालात का लिखा हुआ साथ।